नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने हैं, हलचल काफी है और ऐसा लगता है कि सारे राजनेता एक स्टेट से दूसरी स्टेट को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं और लगातार उनके भाषण भी चल रहे हैं, सिवाय एक स्टेट को छोड़ के जिसका नाम मिजोरम है। एक सवाल मेरे मन में था कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मारामारी किस लिए है? क्योंकि 5 में से 4 राज्य तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट वो हार चुके हैं, तो फिर इतनी क्या कहते हैं कि एफर्ट्स क्यों? मिजोरम वो पहले हार चुके हैं, उनके ऊपर कोई उसका जोर नहीं है। दूसरा, तेलंगाना, वहां पर 119 में से 1 से 5 सीटें आ जाए उनकी तो बहुत बड़ी कीमत है। ज्यादा करके जो सर्वेज भी आ रहे हैं वो भी उनको 4, 5, 6 सीटें दे रहे हैं। मेरा अनुमान था कि 5 से भी कम मिलेंगी उनको सीटें आएंगी, इस बार 119 में से। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ है, वो ऑलरेडी उनके हाथ से गया हुआ है और वहां पे 90 में से अगर भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें 25 सीटें भी मिल जाती हैं तो उनको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ, हम इतनी सीटें ले गए हैं वहां पर। चौथा राज्य जो उनके हाथ से जा चुका है वो एमपी है। एमपी, मैं हमेशा कहता हूं कि एमपी विल बी ए रिपीटिशन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका 224 सीटें, 60 से 62 सीटें बीजेपी की थी। हिंदुत्व का जोर लगाया, आखिर में बजरंगबली भी आ गए, लेकिन बजरंगबली भी मोदी जी की रक्षा नहीं कर पाए। तो एमपी इज गोइंग टू बी ए ऑलमोस्ट ए मिरर इमेज ऑफ कर्नाटका, जो मेरा अनुमान भी है और बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो भी है। बचा एक स्टेट जिसकी सारी मारामारी हो रही है, वो है राजस्थान। और वहां भी वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया है और बता दिया कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे के द्वारा जो भीतर घात है, अब उसकी जो संभावनाएं हैं उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर हाँ, एक बात है, इसमें से एक चीज तो निकलती है कि मोदी को हार बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात, मोदी अगर हारेंगे तो लड़के हारते हैं। इसमें इस मामले में मैं भी तारीफ करूंगा कि मोदी लड़ते जरूर हैं। भले जितनी बड़ी बुरी तरह से हारे, वो मिजोरम में हारे, तेलंगाना में हारे हैं, बाकी जगह हारे, लेकिन लड़कर हारते हैं, ये बात तो पक्की है। अब रही बात इन 5 राज्यों का असर भी क्या पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में, ये भी हम लगातार इसके ऊपर विश्लेषण भी करते आ रहे हैं, बातचीत भी करते आ रहे हैं। पर स्थितियां धीरे धीरे, कहते हैं ना, जो हालात होते हैं, जिसको कभी कभी हम अपनी एक अलग भाषा में देश काल परिस्थिति भी कह देते हैं। पर जब देश स्थितियां काल धीरे धीरे, परिस्थिति, कहते हैं ना, जो हालात होते हैं। किसी का यू ब्लूटूथ ऑन है शायद, मुझे लगता है, ऑफ कर दीजिएगा। तो देश काल स्थिति जब बदल जाती है तो इंसान के अच्छे खासे जो आगे बढ़ने के मौके होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज दोस्तों। हालांकि आज मैच भी चल रहा है तो बहुत सारे लोग वहां पर मैच देखने में व्यस्त हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि सारे जो काम काज हैं दुनिया में वो चलते रहने चाहिए। मैच भी चल रहा है तो दुनिया भी चल रही है। जो सफर करने वाले हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ऑफिस भी जिनको काम करना है वो भी कर रहे हैं। तो कामकाज भी चलता रहेगा और साथ में मैच भी चलता रहेगा और एंजॉय करते रहिए आप इसको। इसी विषय पर जो 5 राज्यों के चुनाव है कि मोदी जी को हार बर्दाश्त नहीं, तो जीत ऐसा लगता है कि उससे कोसों दूर है। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, मीनू जैन जी और एनालिस्ट अरुण कुमार शर्मा जी। पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज डॉक्टर साहब आपके पास ही आ जाता हूँ। जैन साहब, अ, आपके अनुसार स्थितियां वास्तव में मोदी जी के विपरीत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। खास तौर से 4 स्टेट में तो इतनी विपरीत है कि कभी कभी ये नहीं समझ आता कि वो एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं, इतनी मारामारी किस लिए है, इतना बेचैनी किस लिए है, सिर्फ एक स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए इतनी फाइट? या फिर उन्हें इस बात का आभास हो गया कि अगर इन 5 राज्यों में जो मुझे हार मिल रही है, ये एक बड़ी पृष्ठभूमि बन जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, और कोई भी व्यक्ति हार कर लोकसभा के चुनाव में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मोमेंटम किसी और के साथ होता है। ये बात सही है कि जीवन में जो मोमेंटम का महत्व होता है और जिसको मोमेंटम मिला होता है वो उसको और स्ट्रेंथन कर लेता है। अनिल जैन जी। दिनेश जी, जैसा आपने खुद ही कहा पहले कि मोदी जी की पर्सनैलिटी कोई आम पर्सनैलिटी तो है नहीं जैसे आम व्यक्ति की होती है। वो तो आपने कहा कि आप सर्वे की रिपोर्ट आए या जो भी उनके पास फीडबैक वहाँ पे आ रहा है, तो जो आपके पास हमारे पास है उससे बेहतर है उनके पास। तो ग्राउंड पे क्या रियलिटी है उनको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन वो आखिरी बॉल तक कोशिश करते हैं, ये हम सबको पता है। तो वो आखिरी दिन तक कोशिश करेंगे। कोई शायद ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना
ऐसा चीज निकल आए जिससे वो कन्वर्ट कर दे। अब पिछले दिनों जैसे एक जंग हुई जिसका आपने भी जिक्र किया, हमास और इजराइल के बीच में, तो कहीं न कहीं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई ये देखिए कि इस तरह की स्थितियां दुनिया में पैदा हो रही हैं, और बीजेपी के फेवर में उसको भी कोशिश की गई। शुरू के 4-5 दिन तो बहुत जबरदस्त हर तरीके से की गई, तो वो आखिरी दम तक कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते रहेंगे। जैसे कर्नाटक में आपने बताया कि बजरंगबली जी का नाम लेना शुरू कर दिया आखिर में उन्होंने, तो आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ वो कोशिश करते रहेंगे। और ये भी मत समझिए कि चुनाव के परिणाम आ गए, वो हार गए, तब भी वो उसके बाद कोशिश अपनी छोड़ देंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद भी उनकी कोशिशें जारी रहेंगी कि सरकार बना दे कैसे न कैसे। तो वो तो चुनाव में या चुनाव का वोटिंग में और फिर चुनाव के रिजल्ट्स, उसके बाद आपने देखा ना महाराष्ट्र में कब सरकार बनाई, पिछली बार मध्य प्रदेश में कब सरकार बनाई। और ये भी उनको जिसको कहते हैं आत्मविश्वास कह लीजिए या अति आत्मविश्वास कह लीजिए, रहता है कि चलिए अगर विधानसभा हार भी गए तो फिर लोकसभा में जीतेंगे हम लोग। आपने देखा राजस्थान में सरकार चली है कांग्रेस की, लेकिन 25 में से 24 सीटें बीजेपी जीती थी। तो वो आशावादी रहते हैं, और शायद ये उनका एक जिसको कहते हैं कामयाबी का एक ये कारण भी है कि वो आखिरी दम तक लड़ते हैं, आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। लेकिन जनता जो है ना, अब क्या होता है कि आदमी सोचता है चलो एक मौका दे दो, एक मौका और दे दो। अब जनता इतनी ज्यादा तंग आ चुकी है कि अभी ये सारी कोशिशें, इनका कोई असर निकलना नहीं है, सब निरर्थक साबित होने जा रही है। क्योंकि 10 साल का जो वक्त होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत लंबा होता है। जनता आज ही आ चुकी है। जी दिनेश जी, इतना ही कहूंगा अभी। जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, दो चीजें एक साथ आती हैं, सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। दो भारत निकल कर आए, 1319 ऐसे लोग, आधा पेज का पूरा एक आर्टिकल मिंट के अंदर, बाकी पेपर में भी है, वो व्यक्ति जिसमें हर एक की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा, शाइनिंग इंडिया, बढ़ती हुई दौलत, और उसके साथ में बिल्कुल दूसरी न्यूज आती है दूसरे पन्ने पर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 में से 111 पे लुढ़क गया, जो पहले 90 के आसपास था, उसके बाद 101 पे आया, उसके बाद 107 पे आया, अब 111 पे आया, और मेथोडोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए गए। ये दो न्यूज जब बिल्कुल बाजू बाजू में पेपर में आती हैं कि एक तरफ तो मतलब इतनी दौलत, अथाह दौलत, और दूसरी तरफ 100 करोड़ भूखे लोग जिनके पास रोटी नहीं है खाने को, और 5 किलो अनाज देके जीवित रखा जाता है। तो ये चीजें भी तो लोगों को चुभ रही होंगी ना अल्टीमेटली। ये भी तो एक स्टार्क रियलिटी है ना अनिल जैन जी। दिनेश जी देखिए, पिछले 40-50 साल से जब से हम लोग राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं, ये चीजें हमेशा लोगों को चुभती रही हैं और चुभती रहेंगी। लेकिन मोदी जी को एक जिसको कहते हैं अति आत्मविश्वास, अपने जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है जिसमें इतने सारे चैनल हैं जिनकी करोड़ों की रीच रहती है, और तमाम जो उनके और यूट्यूब चैनल्स हैं, और जो उनके और तरीके हैं प्रोपेगेंडा करने के, उन पे रहता है कि लोग जो है अपनी भूख को भूल जाएंगे, अपनी बेरोजगारी को भूल जाएंगे, और वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। जो चीजें वो दिखाना चाहते हैं, जो नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं, वही नैरेटिव बनेगा। अब अदानी जी कैसे दिन दोगुनी चार रात चौगुनी तरक्की करते हैं, और कैसे गरीब गरीब होता जा रहा है, और मीडियम एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या हाल हुआ नोटबंदी के बाद। वो समझते हैं कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और जब लोगों के अंदर देखिए जब एक घृणा भर जाती है तो वो फिर आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसके लिए वही इंपॉर्टेंट होती है। तो वो अलग किस्म की राजनीति है उनकी, जैसे देश में मैं नहीं समझता कि आज तक इस स्तर पे इस किस्म की राजनीति कभी हुई है। जी।